लाभों को देखते हुए नायक देखता है कि कुल बूस्ट 32 अंक है, जो 3 गुना स्तर के समान है। इसके अलावा रिंग्स डार्क प्रतिरोध कई दुश्मनों के खिलाफ मददगार होगा और कमजोर बिंदु हमला बूस्ट एक अच्छा बोनस है। यह जानते हुए वह अभिशाप की अंगूठी को अपनी यात्रा के लिए एक मूल्यवान वस्तु के रूप में देखता है। इससे पहले कि वह अपने नए आइटम के बारे में अधिक सोच सकें, एक और सिस्टम अधिसूचना दिखाई देती है कि उसने इंस्टेंट शैडो स्लैश नामक एक नया कौशल सीखा है, एक सिल्वर टियर हत्यारे प्रकार की क्षमता। सिस्टम बताता है कि यह कब कैसे काम करता है। कौशल 15 मीटर तक पहुंचने के लिए एक दिशा में कई स्लैश भेजता है। यह 5 सेकंड के लिए अस्थायी अजेय भी देता है। 2.8 मीटर चौड़े पथ पर सभी दुश्मनों को 3 बार मारता है। प्रत्येक हिट 100 नुकसान पहुंचाता है और एक बैकस्टैब के रूप में गिना जाता है, लेकिन यह कमजोर बिंदुओं को नहीं मारता है। कौशल में 12 सेकंड का कूलडाउन होता है। यह देखते हुए कि यह क्षमता कितनी उपयोगी है, नायक जानता है कि यह अस्थायी अदृश्यता के बोनस के साथ एक मजबूत क्षेत्र हमला है। वह जल्दी से कुछ विकास बिंदुओं के साथ कौशल सीखता है। बाएं देखते हुए वह अपने मुख्य कौशल में से एक लालची हाथ को उन्नत करने का निर्णय लेता है। सिस्टम 8 विकास बिंदु का उपयोग करता है और कौशल को जेड रैंक से डायमंड रैंक तक उन्नत करता है। लालची हाथ के प्रभावों को बड़ी वृद्धि मिलती है। पराजित राक्षसों से अतिरिक्त लूट पाने की संभावना 160% से 220% तक बढ़ जाती है और उस लूट को एक स्तर से अपग्रेड करने की संभावना 20% से बढ़कर 40% हो जाती है। इस उन्नयन के बारे में सोचते हुए नायक को एहसास होता है कि इस सुधार के साथ उसे अब प्रति दुश्मन लूट के 2 टुकड़े मिलेंगे। प्रत्येक हत्या को 3 बार करना फायदेमंद है। अपने शेष विकास बिंदुओं को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वह तत्काल छाया स्लैश को 3 स्तरों से अपग्रेड करता है। सिस्टम 3 विकास बिंदु लेता है, उसे सिर्फ एक छोड़ देता है। कौशल जल्दी से विकसित होता है, चांदी रैंक से सोने की रैंक तक चलता है और अंततः प्लैटिनम रैंक तक पहुंच जाता है। हमले के कौशल की सीमा बढ़ा दी गई है, 15 मीटर से बढ़कर 21 मीटर हो गई है, जिससे अधिक दूरी तक पहुंच संभव हो जाती है। अदृश्यता अब 7 सेकंड तक टिकती है, जिससे उसे सुरक्षित रहने के लिए अधिक समय मिलता है। तीनों वार अब 3 के बजाय 5 हो गए हैं, जिससे यह सभी दुश्मनों पर 3.8 मीटर का चौड़ा हमला करता है। कूलडाउन थोड़ा कम हो गया है, अब यह 12 सेकंड से घटकर 10.33 सेकंड पर आ गया है। अब प्रत्येक वार 200 डैमेज पहुंचाता है, जो पिछली ताकत का 2 गुना है। हर हमले को बैकस्टैब के रूप में गिना जाता है, भले ही यह कमजोर बिंदुओं को हिट न करे। इन सुधारों के साथ मुख्य पात्र यह समझता है कि कूलडाउन बहुत छोटा नहीं हुआ है, लेकिन यह कौशल उसके लिए अधिक व्यावहारिक हो गया है। इतना ये लड़ाई को लंबा खींचने का यह एक बेहतर अवसर हो सकता है। लूट पर नजर डालने पर वह पाता है कि अधिकतर चीजें बेकार हैं, लेकिन एक सिल्वर टियर योद्धा कौशल पुस्तक बैटल रोर अप्रत्याशित प्रतीत होती है। उसे पता है कि इसे बेचकर वह अच्छी व्यापार आयु प्राप्त कर सकता है। लूट की जांच के बाद उसे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। मुड़ने पर वह स्तर 4 लिम्ब क्रॉलर नामक 3 विशाल भयावह प्राणी देखता है। डरने के बजाय वह इसे एक बेहतरीन चुनौती मानता है। नवीनतम कौशल को आजमाने के लिए उत्साहित वह तुरंत इंस्टेंट शैडो को सक्रिय करता है। एक क्षण में वह धुंध में परिवर्तित हो जाता है और दुश्मनों पर शार्प स्लैश की एक श्रृंखला करता है, जिससे वे पल भर में मिट जाते हैं। लिम्ब क्रॉलर जवाब देने के पहले ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही धूल बैठती है, सिस्टम की एक सूचना उनके हार को स्पष्ट करती है। उसे 80 अनुभव अंक और 5 अतिरिक्त व्यापारी दिन दिए जाते हैं। वह परिणाम स्वरूप एक गहरी प्रभावशाली आभा के साथ खड़ा होता है, नई ताकत के बारे में सोचता है। वह शांति से अपनी बढ़ी हुई ताकत का मूल्यांकन करता है और सोचता है कि कैसे दुश्मनों को आसानी से हराया जाए। रणनीतिक रूप से जहर डार्ट कौशल और इंस्टेंट शैडो स्लैश का संयोजन करके वह निष्कर्ष निकालता है कि लड़ाई प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो सकती है। अपनी व्यापार योग्यता की जांच करने पर वह देखता है कि उसके पास कुल 618 दिन हैं, लेकिन असली दुनिया में खेल की वस्तुओं और स्किल्स लाने के लिए कम से कम 900 दिनों की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने नए सिरे से योजना बनाई है। पहले इन्वेंट्री की सभी महंगी वस्तुएं बेचें। अगर चीजें ठीक चलीं तो वह जरूरी आयु तक जल्दी पहुंच सकता है। एक बार जब वह स्तर 10 तक पहुंच जाता है तो वह अंततः वर्चुअल और वास्तविक दुनियाओं को जोड़ सकता है। दृश्य बदलता है। मुख्य किरदार आरंभिक शहर में वापस जाते हुए अपने छुपे हुए छवि कौशल के लिए अदृश्य। धीरे से चलते हुए वह पास में एक वार्तालाप सुनता है। एक आदमी एक महिला को स्तर 3 तक पहुंचने के लिए बधाई देता है और उसे एक वादा याद दिलाता है। उन्हें देखते हुए वह देखता है कि वे लिजी और लाओ माओ हैं। उनकी बातचीत एक सौदे को उजागर करती है जो लाओ माओ ने लिजी को स्तर 3 तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया था। आप 50 लाख नकद के बदले खेल से लॉग आउट कर सकते हैं। अब जब उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, लाओ माओ अपने भुगतान की उम्मीद कर रहा है। लिजी उसे आश्वस्त करती है, पूछती है कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि उसके पिता की कंपनी डू यंग इंडस्ट्री इतनी छोटी राशि नहीं कर सकती। वह उसे बताती है कि वह लॉग आउट करेगी और वास्तविक दुनिया में लेन देन संभालेगी। जाने से पहले वह लाओ माओ को अपना फोन नंबर देती है और उसे लॉग आउट के बाद संपर्क करने के लिए कहती है।
फिर वह एक और पेशकश करती है। वह उसके सारे बिकाऊ आयु को खरीदना चाहती है। हर दिन की कीमत 10,000 नकद देने का पेशकश करती है। वाह! माओ खुश होकर ऑफर स्वीकार करता है। पैसा कमाने की योजना से उत्साहित गर्व से वह कम समझदार किंग फेंग का जिक्र करता है जिसने लिजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, कहते हुए कि वे व्यक्तिगत रूप से इस सौदे पर और चर्चा कर सकते हैं। माओ की नजरों से बचकर छिपा हुआ किंग फेंग चुपचाप उनके पास से गुजरता है। जबकि माओ को उसकी मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं, वह गेम की आयु के महत्व को नजरअंदाज करता है। उसे लगता है कि इसे हासिल करना गेम की मुद्रा की तरह आसान है। उससे ज्यादा असली पैसे में खेल की उपलब्धियों को बदलना माओ के लिए प्राथमिक उद्देश्य बन गया है। रणनीति पर टिके हुए माओ खुद को इस सब के केंद्र में होशियार समझता है। दृश्य आरंभिक शहर में लौटता है जहां किंग फेंग स्थानांतरण द्वार के सामने खड़ा रहता है। जैसे ही वह अपना हाथ उठाता है, द्वार से चमकदार नीली ऊर्जा निकलती है। प्रकाश के तेज होने के साथ एक सिस्टम विंडो उसे शेल टाउन स्थानांतरण प्रारूप सक्रिय करने के लिए बधाई देती है और साथ में एक प्रतिष्ठा अंक भी देती है। यह उसे बताती है कि वह इस द्वार को मुफ्त में हर दिन एक बार इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अतिरिक्त उपयोग के लिए उसे बिकाऊ आयु की कीमत अदा करनी पड़ेगी। शेल टाउन में टेलीपोर्टेशन प्रणाली पर टिप्पणी और इसे एक प्रतिष्ठा बिंदु देना। प्रणाली स्पष्ट करती है कि टेलीपोर्टेशन गेट को दिन में एक बार निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बार बार उपयोग करने पर व्यापार योग्य जीवन काल खर्च होगा। फिलहाल खेल में कोई अन्य गेट सक्रिय नहीं है, इसलिए यह अब भी ज्यादा उपयोगी नहीं है। किंग फेंग टेलीपोर्ट सिस्टम के बारे में सोचते हैं, यह जानते हुए कि यह एक दो तरफा व्यवस्था है। सिर्फ एक तरफ सक्रिय करना पर्याप्त नहीं होगा। एक अन्य खिलाड़ी को अपने प्राथमिक टाउन से स्तर 5 तक पहुंचना होगा और गेट को सक्रिय करना होगा ताकि यह उपयोग में आ सके। याद करता है कि अपने पिछले जीवन में सॉन्गफी फायरफ्लाई टाउन में था। आगे रहने के लिए वह एक वेदी स्थापित करता है जो उसे तुरंत सूचित करेगी जब कोई भी फायरफ्लाई टाउन गेट को सक्रिय करेगा। वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वह तैयार हो रहा है। जिस क्षण वह गेट सक्रिय हो, वह सॉन्गफी का सामना करने के लिए तैयार होगा। जैसे ही वह शहर में गहराई में जाता है, उसके विचार उसके मुख्य लक्ष्य पर हैं। जबकि टाउन के बीच टेलीपोर्टिंग अधिकांश खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, वह जानता है कि असली चुनौती अभी बाकी है। उसका असली लक्ष्य स्तर 10 तक पहुंचना और गॉड्स एबेंडेंड रियल्म में प्रवेश करना है, जहां वह अंततः अपनी प्राधिकरण को सक्रिय कर सकता है। तभी भगवान द्वारा छोड़े गए खेल की वास्तविक चुनौती शुरू होगी। थोड़ी देर बाद वह अपनी दुकान खोलता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट होता है जिससे आसपास के सभी खिलाड़ियों को पता चलता है कि वह उपकरण और कौशल बेच रहा है, लेकिन केवल 10 सेकंड के लिए। यह पहले आओ पहले पाओ का मौका है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है। खिलाड़ी उत्तेजित हो जाते हैं, उसकी ओर भागते हैं और उसे विशेषज्ञ कहते हैं। कुछ कहते हैं कि वे इस पल का इंतजार कर रहे थे, व्यापार योग्य जीवन काल बचाने के लिए। एक खिलाड़ी गर्व से बताता है कि उसने 150 दिनों का वेतन बचा लिया है, जबकि एक और याद करता है कि पिछली बार जब किंग फेंग ने अपनी दुकान खोली थी, उसने एक हिमशिला मंत्र बेचा था जिसने ग्रे, जिसे खरीदार मिला, उसे रैंकिंग में दूसरी स्थिति तक पहुंचाने में मदद की थी। एक और खिलाड़ी खुशी से एक सिल्वर टियर कौशल पुस्तक, जिसे बोटल रोअर कहा जाता है, जो योद्धाओं के लिए उपयोगी है, खोजता है और तुरंत खरीदने का फैसला करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि बोटल रोअर कौशल पुस्तक को 300 दिनों के व्यापार योग्य जीवन काल के बदले बेचा गया है। आसपास के खिलाड़ी हक्के बक्के हैं। एक पूछता है कि क्या कोई कौशल पुस्तक सच में इतनी महंगी हो सकती है। एक खिलाड़ी उसे बर्खास्त करते हुए बताता है कि युद्ध की गर्जना राक्षसों से लड़ने में योद्धा की क्षमता को बहुत बढ़ाती है। इस कौशल की मदद से 300 व्यापार योग्य दिनों का जीवन 2 दिनों से भी कम समय में अर्जित किया जा सकता है, जो एक चतुर खरीदारी बनाता है। किंग फेंग की पेशकश के महत्व को समझते हुए बाकी खिलाड़ी तेजी से खरीदने में जुट जाते हैं। कुछ ही पल में सब कुछ बिक चुका है। अपनी सिस्टम विंडो पर नजर डालते हुए किंग फेंग अपनी कमाई की जांच करता है। सिर्फ 1 मिनट में उसने 650 व्यापार योग्य दिनों को इकट्ठा कर लिया। उसकी कुल संख्या 2774 दिन हो गई, लेकिन वह अभी भी अपनी विशेषताओं, कौशल और उपकरणों को वास्तविक दुनिया में लाने से संतुष्ट नहीं है। उसे ज्यादा जीवन की जरूरत है। इस बीच कुछ खिलाड़ी कुछ भी खरीदने का मौका नहीं मिलने की शिकायत करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वह फिर से यहाँ दुकान स्थापित करेगा, और वह पुष्टि करता है कि वह करेगा। अचानक एक महिला खिलाड़ी उसे बुलाती है। यह कहती है कि उसके पास एक खजाना है और पूछती है कि क्या वह एक सौदा करने में रुचि रखता है। देखने के लिए मुड़ते ही वह उसे पहचान लेता है। वह वांग मेंग के साथियों में से एक है। सिस्टम तेजी से खजाने की पहचान करता है, जो 12 स्लॉट वाली एक अंतरिक्ष अंगूठी है। यह स्पष्ट करता है कि अंगूठी किंग फेंग के बैकपैक या उपकरण स्लॉट पर कब्जा नहीं करती है। किंग फेंग थोड़े समय के लिए चौंक जाता है। वह इस अंगूठी के सही मूल्य को जानता है। यह एक अनमोल वस्तु है जो स्टोरेज बैकपैक स्लॉट का उपयोग किए बिना काम करती है। चूंकि खिलाड़ी सिर्फ 3 स्टोरेज बैकपैक ही रख सकते हैं, यह वस्तु अमूल्य साबित होती है। वह यह भी समझता है कि अंतरिक्ष की इन अंगूठियों का राक्षसों से गिरने का मौका बेहद कम है। तथ्य यह है कि अपने लाभ पेशे के साथ इस लड़की को खेल में इतनी जल्दी एत मिला, यह अद्भुत है।
उसका भाग्य अविश्वसनीय है। बिना देरी के वह अंगूठी की कीमत के लिए पूछता है, पहले से ही इसके सच्चे मूल्य का पता लगाता है। अपने पिछले जीवन में इस तरह की एक 12 स्लॉट स्पेस रिंग 300 दिनों के व्यापार योग्य जीवन के लिए बेची गई थी, लेकिन जीवन के लिए पूछने के बजाय लड़की उसे अपने प्रस्ताव से आश्चर्यचकित करती है। वह उसका जीवन काल बिल्कुल नहीं चाहता, इसके बजाय वह उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ने और बॉस राक्षस को हराने के लिए उसके साथ टीम बनाने के लिए कहती है। राजा फेंग सहमत है ना? 3 तरफा और सिस्टम इसे नोट करता है। छुट्टियों की घंटी बजती है। यह पुष्टि होती है कि खिलाड़ी बिग प्लम ने उसकी मित्रता अनुरोध स्वीकार कर ली है। जैसे ही वे शेल टाउन छोड़ते हैं, किंग फेंग प्लम से उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है जिसके लिए उसे मदद की जरूरत है। प्लम बताती है कि यह एक गोल्ड टियर बॉस है, लेकिन उसने इसका नाम नहीं सुना क्योंकि यह बहुत दूर था। वह कहती है कि यह दलदल में एक पुराने जहाज पर स्थित है। किंग फेंग हैरान है, क्या यह गोल्डन घोस्ट शिप हो सकता है? उसे पता है कि यह जहाज एक दुर्लभ विशेष बॉस है जो किसी भी स्तर पर दिखाई दे सकता है। इसका प्रकट होने का दर बहुत कम है, लेकिन जब यह पहले प्रकट हुआ था तो बड़े गिल्ड्स ने जमकर लड़ाई की थी उसके द्वारा गिराई गई मजबूत गियर के लिए। सिर्फ इस मॉन्स्टर को देखना ही एक बड़ी लड़ाई शुरू कर सकता है, लेकिन प्लम के कहने पर उसे लगता है कि गोल्डन घोस्ट शिप का यह संस्करण शायद स्तर 5 के आसपास है, जो हराने में सबसे आसान है। फिर भी वह सोचता है कि प्लम ने शुरुआती महार के इतने करीब ऐसा दुर्लभ बॉस कैसे पाया। उसका दिमाग घूमता है क्योंकि वह इसे समझने की कोशिश करता है। स्पेस रिंग, उसका वांग मेंग की टीम से लिंक, एक गोल्ड टियर बॉस का प्रकट होना। जैसे ही किस्मत से उसे एक विचार आता है, क्या वह उसकी पिछली जीवन की अफवाह वाली कोई मछली हो सकती है? उसे पहले की फुसफुसाहटें याद आती हैं। लोगों ने कहा वांग मेंग की टीम को दुर्लभ बॉस, खजाने के बक्से, छिपी हुई पैलेस और प्राचीन मंदिर बस भटकने से ही मिल जाते थे। वह सोचता था कि यह सिर्फ उनके असली जानकारी को छिपाने का तंत्र है, लेकिन अब प्लम को देखते हुए वह महसूस करता है कि अफवाहें सच थीं और वह उसके सामने है, गहरे विचारों में। वह उसे देखता है, यह समझने की कोशिश करता है कि यह सब क्या मतलब है। प्लम उसकी नजर को नोट करती है, लज्जा से लाल हो जाती है और पूछती है कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वापस आते हुए किंग फेंग उसे बताता है कि कुछ भी नहीं और उनकी यात्रा पर वापस ध्यान केंद्रित करता है। क्या उन्होंने कदम रखा? शुरुआती टाउन के मुख्य द्वार पर वे पास में छुपे हुए एक व्यक्ति को नहीं देखते हैं। एक गंजा खिलाड़ी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, उनकी हर चाल को देखता है। दृश्य एक समूह की ओर बदल जाता है जिसमें एक लंबे बालों वाला व्यक्ति कुछ गंजे खिलाड़ियों के सामने खड़ा है। अधिकार के साथ बोलता है, अपने पिछले विजय की बात करता है, जैसे कि अपनी टीम को छोड़कर सैंड सिटी के प्रभु को जीतना। आत्मविश्वास के साथ वह गंजे खिलाड़ियों को बताता है कि अगर वे उसका अनुसरण करेंगे तो वह सुनिश्चित करेगा कि वे खेल में सफल होंगे। वह और कह सके उससे पहले वह गंजा खिलाड़ी जो किंग फेंग को देख रहा था दौड़ता है। खबर आई कि लक्ष्य एक लड़की के साथ शहर से निकला है। बॉस मुस्कुराता है। वह इस खबर को सुनकर हंस पड़ता है, यह सोचते हुए कि किंग फेंग शायद एक साधारण युवक है जो आसानी से एक खूबसूरत चेहरे के लालच में फंस जाता है। ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना वह अपनी टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें बाहर निकलने का आदेश देता है। अब वक्त आ गया है कुछ करने का। इस दौरान जैसे ही वे शहर के बाहर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, राजा फेंग प्लम पार्टी की मदद करने के शर्तों पर चर्चा करता है। वह कहता है कि अगर बॉस प्लम के लिए उपयोगी उपकरण या कौशल की किताबें छोड़ देता है तो उनके पास जाएंगी, बाकी सब उसका होगा। बेयर इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और फिर पूछता है कि वांग मेंग जैसे अन्य पार्टी सदस्यों को इस सौदे से क्या मिलेगा। राजा फेंग बताते हैं कि चूंकि पार्टी की अलग अलग भूमिकाएं हैं, इसलिए कोई वादा नहीं है कि एक हत्यारे के लिए गियर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो वह कुछ भी नहीं लड़ता। अपनी बात को समझते हुए प्लम उसकी शर्तों से सहमत है, लेकिन एक छोटा सा अनुरोध है। यदि उसके कप्तान या पार्टी के अन्य सदस्यों के लिए कोई गियर गिर जाता है तो वह पूछती है कि क्या वह उसे छूट पर बेचेगा। राजा फेंग शब्द सेठ से सहमत हैं। प्लम ने कहा कि वे एक बार वांग मेंग के साथ बॉस के स्थान पर जाएंगे और उसकी टीम के बाकी सदस्य भी उनकी तरफ से जुड़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे महसूस होता है कि उसे मंजिल की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। यह तभी है जब राजा फेंग आखिरकार उसे अपने गंतव्य बताता है कि वह समझती है कि वे अब गोल्ड टियर बॉस राक्षस से लड़ने जा रहे हैं। बेर हैरान रह गया है। यह विचार पागल लगता है। राजा फेंग एक हत्यारा है और वह एक जादूगर है। वह अदृश्य हो सकता है, लेकिन वह इतने मजबूत दुश्मन से हिट नहीं ले सकती। इतनी जल्दी एक गोल्ड टियर बॉस का सामना करना सिर्फ दोनों के साथ मौत की इच्छा की तरह लगता है। लेकिन राजा फेंग शांत और आत्मविश्वास रखते हैं। उसका लड़ने की योजना बिल्कुल नहीं है। उसकी योजना बॉस से अकेले निपटना है, जबकि वह सुरक्षित दूरी से देखती है, यहां तक कि उसके साथ भी। आत्मविश्वास, यह बेर के लिए हैरानी की बात है। वह जानती है कि राजा फेंग मजबूत है, लेकिन अकेले गोल्ड टियर बॉस को हराना कल्पना से परे है। जैसे ही वह उससे और सवाल करने की सोचती है, राजा फेंग अचानक रुकता है और गंभीर हो जाता है। बिना कुछ कहे वह अपने छुपे हुए कौशल का इस्तेमाल करता है और अचानक गायब हो जाता है। बेर स्तब्ध रह जाती है। वह चारों तरफ देखती है, स्थिति समझने की कोशिश करती हुई। कुछ पल पहले तक वह उसके सिर्फ एक कदम दूर था। जीवन की कुर्बानी। जंगल में राजा फेंग और प्लम एक चट्टान पर खड़े थे। नीचे एक दलदल पसरा हुआ था जहां उन्होंने सुनहरे भूत जहाज को छिपते देखा। छाया का सहारा लेते हुए फेंग हवा में गायब हो गया और प्लम को सतर्क रहने और घात लगाने की हिदायत दी, जबकि वह खुद बॉस से निपटने निकल पड़ा। प्लम, जो थोड़ा उलझा हुआ लग रहा था, उसने सहमति में सिर हिलाया और उसे भी सतर्क रहने को कहा।
राजा फेंग दलदल में उतरा, तभी एक सिस्टम संदेश प्रकट हुआ जिसमें बताया गया कि भूत जहाज के प्रभाव से यह क्षेत्र नुकसान की तीव्र दर वाले खतरे के डोमेन में बदल चुका है। 100 बार त्वरित गणना करते हुए राजा फेंग ने महसूस किया कि समय से 100 गुना अधिक गति से यहां 15 मिनट तक रहना एक दिन के जीवन के बराबर है। उनके लिए इस तरह के हिंसक अस्थायी क्षेत्र का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। सिस्टम ने पता लगाया कि गोल्डन टीयर घोस्ट जहाज एक स्तर 5 बॉस था और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। 45 मिनट और 25 सेकंड का टाइमर दिखाई दिया। किंग फेंग यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित था कि इस तरह के विशेष बॉस को हराने के लिए एक समय सीमा थी। 34 मिनट का समय बाकी होने से उन्हें लगा कि यह काफी अधिक है। फेंग ने तुरंत छाया स्लैश का इस्तेमाल करते हुए बिजली की गति से बॉस पर हमला किया, जिससे कुल 15 ओह क्षति हुई। बॉस यह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि क्या चल रहा है, तभी फेंग ने छाया का उपयोग बंद कर जहर डांट मारी, जो जहाज की घंटी को जा लगी। इसने एक बड़ी महत्वपूर्ण हिट और छिपे हमले को सक्रिय किया। जब जहरीला असर जारी था, फेंग ने दूरी बनाते हुए खुद को सुरक्षित किया। सुनहरे भूत जहाज के रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ कठिन बिंदु थे। बहुत कम लोग यह समझ पाते थे कि इसकी असली कमजोरी क्या है। कुछ इसे इसके कंकाल या जहाज का हिस्सा मानते थे, लेकिन असलियत में कमजोर बिंदु जहाज की नोक पर स्थित भूत आग की घंटी थी। जब इस कमजोरी पर हमला हुआ तो बॉस ने गुस्से में आसपास के पानी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। एक बड़ा हमला तैयार करते हुए उसने पानी के खंभे बनाए, जो खतरनाक गति और अधिक नुकसान के कारण अप्रत्याशित थे। इन हमलों से बचते हुए फेंग बॉस की ओर बढ़ने लगा। चांदी के कवच पहने साधु योद्धा बमुश्किल एक हमला झेल पाते थे। वह खुश था क्योंकि शैडो क्लास ने उसे उच्च चपलता दी थी, वरना वह छुपने में सक्षम नहीं होता। तभी दलदल से सड़ते हुए प्रेतों के हाथ निकलने लगे। राजा फेंग को ध्यान आया कि जैसे ही एओई हमला खत्म होगा, बॉस 12 सड़ते प्रेतों को बुलाएगा, जिनमें से हर एक सिल्वर टीयर की क्षमता रखता था। शैडो स्नीकी की वजह से प्रेत राजा फेंग को महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि वह उनके बीच खड़ा था। 12 बस वही सड़ते पानी के प्रेत थे। वो वही सड़ते। वे बहुत ही क्रूर थे और अधिकांश पार्टियां घबरा जाती थीं। और अगर यह काफी नहीं था तो गोल्डन घोस्ट जहाज हर 3 मिनट में एक नए सड़ते पानी के प्रेत को लाता था। अगर उन्हें जल्दी संभाला न जाए तो उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती थी कि पूरी पार्टी हार जाती थी। लेकिन चूंकि वह शुरुआत से ही अदृश्य था, भूत उसे खोज नहीं पाते थे। उसे बस सही कोण खोजना था। तेज छाया प्रश का उपयोग कर उसने सबको जल्दी से खत्म करना शुरू कर दिया। हमारे लड़के ने भूतों पर अपना दबदबा बना लिया था। चट्टान से वह लाल हो रही थी, यह समझते हुए कि यह शीर्ष रैंक वाले विशेषज्ञ की छाया की शक्ति है। उसके लिए वह बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि वह पलक झपकते ही ट्रेस छोड़कर गायब हो जाता था। उसने बिना किसी प्रतिकार का मौका दिए बॉस की आधी से ज्यादा सेहत ले ली थी। लेकिन उसकी आश्चर्य से राजा फेंग ने चैट के माध्यम से उसके साथ संवाद किया और उसे छोटा काला कहकर बताया कि वह जल्द ही मरने वाला है। उसे हैरान कर देना। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ राजा फेंग ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अन्यथा उसके लिए केवल एक ही चीज थी कि उसे उसके पुनर्जीवित होने का इंतजार करना था। प्लम्प घबराई क्योंकि उसने सोचा कि हमारा लड़का लाभ में था, और उसने पूछा कि छोटा काला कौन था। शांतिपूर्वक राजा फेंग ने पूछा कि क्या वह छोटा काला नहीं थी। उसने समझाया कि उसका उपनाम बड़ी प्लम है और छोटा काला नहीं, जो कुत्ते का नाम जैसा लगता है। किसी ने जमीन पर जोर से कदम रखा। यह वही आदमी था जिसे हमारे लड़के ने पहले मारा था। इस बार उसने अपनी पूरी टीम को साथ लाया था और अपने गौरव के दिनों में लापरवाह होने के कारण गुस्से में था। उसने एक के बाद एक लीजेंड्स को मारा था, लेकिन अब उसे धमकाया जा रहा था। लड़की अपने पुरुषों में से एक के साथ दौड़ती हुई अच्छी खबर लाती हुई दिखाई दी। उसने लड़की को चट्टान पर देखा और बताया कि छाया चट्टान के नीचे बॉस को अकेले चुनौती दे रही थी। नेता निश्चय के साथ भरा हुआ था और सोचा कि वे जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार उसने अपनी पूरी टीम को दलदल में लाया था। बॉस गुस्से में थे और जहाजों की घंटी सुनाई दे रही थी। किंग फेंग के लिए चरण चोर सबसे कठिन था। बॉस ने विशाल लहरें बनाने के लिए अपना पदक उठाया। जब उसका स्वास्थ्य आधे तक पहुंचा तो उसने यूएस आत्मा का तेज प्रहार शुरू किया। लहरें आगे बढ़ रही थीं। भय से पलम की आंखें फैल गईं। आत्मा के उछाल ने हमारे लड़कों के अदृश्य कौशल को अक्षम कर दिया और उसके पैरों के नीचे कुछ उभरने लगा। अगले सेकंड में पानी के एक शक्तिशाली विशाल स्तंभ ने उसके शरीर को फंसे, जिससे 1090 अंक क्षति छीन गई। सिस्टम ने उसकी मौत की पुष्टि की। हमारे लड़के ने 324 साल का गैर व्यापार योग्य जीवन और 287 दिन का व्यापार योग्य जीवन खो दिया। चट्टान पर रहने वाला नेता खुश था, यह सोचते हुए कि राजा फेंग कई बार विशेषज्ञ कहे जाने के बाद अभिमानी हो गया है। उसने सोचा कि हमारा लड़का मूर्ख है जो अकेले सोने के बॉस को चुनौती दे रहा है। राजा फेंक को धरती पर गिरा हुआ देख वह और उसके लोग उसकी ओर भागने लगे।
वे नहीं जानते थे कि छाया इतनी समृद्ध हो सकती है। यह जानकर कि प्रकाश के विशाल गोले कम से कम 100 दिनों तक टिक सकते हैं, उन्होंने कमजोर बॉस को हराने का निश्चय किया और हमारे लड़के के जीवन काल को संग्रहित करने की योजना बनाई। पर जैसे ही वे एक और कदम बढ़ाते हैं, वे अचानक आकाश में दिखने लगते हैं। नेता आश्चर्यचकित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे और उसके आदमियों को एक बार फिर शेल टाउन ले जाया गया। वे निराश थे कि बॉस इतना ताकतवर क्यों था और छाया ने इसे आधे स्वास्थ्य में पहुंचने तक कैसे हराया। कुछ गुस्से में दिख रहे थे क्योंकि जैसे ही वे दलदल में दाखिल हुए, बॉस ने तुरंत उन्हें पानी के खंभे से मार दिया। इसके अलावा यह जगह छोटे विरोधियों से भरी हुई थी। लड़ाई के लिए यह भयावह था। नेता ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे उसे फिर से प्रयास करने में समर्थन दें। किसी ने कूद दिया। वो था किन फेंग, जो पहले ही दलदल में लौट आया था। जमीन पर इतने ज्यादा उम्र के गोले देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसने चैट से लिटिल ब्लैक को सूचना दी कि वह वापस आ चुका है और पूछा कि वहां इतनी सारी उम्र की रोशनी क्यों बिखरी हुई थी। लिटिल ब्लैक ने उसकी शीघ्र वापसी पर आश्चर्य व्यक्त किया और बताया कि यह उम्र उन खिलाड़ियों की थी जिन्होंने शोर करते हुए बॉस पर हमला किया था, लेकिन वे वाटर पिलर से मिटा दिए गए। किन फेंग ने उन्हें समझने में की गई गलती पर ध्यान दिया, लेकिन तभी उसने याद किया कि उसने भी जिंदगी में भूत जहाज के कारण बहुत संघर्ष किया था। बॉस अभी भी उस क्षेत्र में घूम रहा था। किन फेंग ने इसे देखने लगा, जानता था कि सुनहरा भूत जहाज केवल एक बार स्थिरीकरण कौशल का उपयोग करने वाला है, इसलिए उसकी बाकी की स्वास्थ्य को संभालना बहुत आसान था। जब इसे आधी स्वास्थ्य से कम होने पर नुकसान मिलता तो एक निश्चित संभावना थी कि यह गायब हो जाएगा और बहुत दूर पुनः प्रकट होगा, जिससे सामान्य खिलाड़ियों के लिए इसे मारना बहुत मुश्किल हो जाता। बिना एक और सेकंड बर्बाद किए किन फेंग ने एक जहर भरी डार्ट चलाई जिसे जहाज की घंटी पर सीधे मारा। बॉस गुस्से में आ गया और तुरंत एक नया हमला आरंभ किया। इसे देखकर किन फेंग ने शैडो स्नीक का सहारा लिया और अदृश्य हो गया। उसकी गतिविधियों को बारीकी से देखते हुए उसने शैडो स्लैश का प्रयोग किया और जल्दी हमला किया, क्योंकि उसने लंबे समय से उसकी हरकतों को बारीकी से जांच लिया था। नेता और उसकी टोली चट्टान पर एक बार फिर आ पहुंचे। उनमें से एक ने नेता को बताया कि किन फेंग बॉस के साथ फिर से भिड़ रहा था। यह सुनकर नेता ने दोनों को परास्त करने का अवसर ढूंढने का निर्णय किया। समूह के उस बदमाश लौटने से नाराज लिटिल ब्लैक गुस्से में भर गई। शैडो बॉस को मारने के करीब थी, इसलिए उसने निर्णय लिया कि इन को छोड़ने नहीं देगी। उसने जादू की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और ध्यान केंद्रित किया, जिससे बिजली प्रकट हो गई। जादुई छड़ी से बिजली का एक झटका निकला जो लोगों पर गिरा, उनके शरीर को जला दिया और बाकी को सदमे में छोड़ दिया। नेता कुछ क्रोधित होकर पूछने लगा कि कौन उसे मार रहा था। उसके एक आदमी ने छोटी ब्लैक की ओर उंगली करता हुआ बताया कि यह वही थी। उसने अपने लोगों को उसे मारने का आदेश देने के लिए जमीन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई। छोटी ब्लैक यह देख रही थी। अब बस खाली जगह है। कंफ्यूज होकर वह उसे पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। इस बीच एक पेड़ के पीछे छुपे हुए गंजे खिलाड़ियों का समूह दूर से ही किंग फेंग और प्लम को देखते रहता है। उनके नेता मुस्कुराते हुए यकीन करता है कि उनके पास बढ़त है, लेकिन तभी एक खिलाड़ी कुछ अजीब नोटिस करता है। किंग फेंग गायब हो गया है। कंफ्यूज होकर वे अपने बॉस की ओर देखते हैं कि अब क्या करना है। बिना सोचे समझे वह इसे खारिज कर देता है। सोचता है कि किंग फेंग ने प्लम को धोखा दिया है और उसे अकेला छोड़ दिया है। उसने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। प्लम को पकड़ने की योजना फर्स्ट और किसी भी चीज से पहले कुछ मजा करने की। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनका नेता उन्हें उसके वादे की याद दिलाता है कि उसके साथ रहने का मतलब है कि अच्छा जीवन। अब वह दावा करता है कि महिलाएं भी उनकी गोद में गिर रही हैं, लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं, एक धुंधला आकृति उनके ठीक सामने प्रकट होती है। नेता रुकता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। जैसे ही वह सामने सांवली काली आभा को देखता है, उसकी आंखों में कंफ्यूजन चमकता है। यह क्या है? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, किंग फेंग अपनी तुरंत छाया स्लैश कौशल का उपयोग करता है और एक झलक में यह खत्म हो जाता है, एक ठंडी चमक में, हवा में, और समूह निःसंद हो जाता है। उनका शरीर गिरता है बिना यह जाने कि क्या हो रहा है। किंग फेंग मानो परछाई में लौटते हुए पूरी तरह गायब हो जाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप करता है, उसके किल्स की पुष्टि करता है। 5 खिलाड़ी डाउन। उसे 12 दिन की ट्रेडेबल जीवन अवधि अर्जित होती है। वह शरीरों को घूरता है, लेकिन उन्हें अधिक ध्यान नहीं देता। उनका लूट बेकार है, उसके लिए ध्यान देने लायक नहीं। उन्हें मारना जैसे निम्न स्तर के राक्षसों को खत्म करना था, बिना किसी निशान। और जो अभी हुआ है, किंग फेंग फिर से प्रकट होता है। प्लम को बेपरवाह दिखता है। प्लम अभी भी हुई घटना के बारे में अनजान है, तुरंत उसके अचानक गायब होने के बारे में पूछती है। किंग फेंग कंधे उचकाते हुए कहता है कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें वापस शहर भेज दिया। प्लम पहले संतुष्ट दिखती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह सवाल पूछने लगती है। वह मजाक करती है कि उसने सोचा था कि वह राहत देने गया होगा और उसकी अदृश्यता कितनी उपयोगी होगी। वह मजाक करती है कि वह बिना देखे अपना काम कर सकता है। किंग फेंग उसे रोक देता है, स्पष्ट रूप से बातचीत के अजीब मोड़ से खुश नहीं है।